अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पंजाब में इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी ही थी, अब पार्लियामेंट को भी अदालत के सामने ला खड़ा किया है। मुल्क के दो बड़े आईनी इदारे आमने सामने आ गए हैं। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली है। इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत को पाबंद कर दिया है कि इस फैसले पर अमल ना किया जाए। हुकूमती इत्तेहादी खालिद मकसी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद ईवान में पेश की, जो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में 3 रुकनी बेंच के बजाय फुल कोर्ट में केस की समाअत का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी मामलात में बेजा अदालती मुदाखलत पर इजहार तशवीश करता है। हालिया अक़लियती फैसला मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। वफाकी इकाइयों में तकसीम की राह हमवार कर दी गई है। ये ऐवान 3 रुकनी अक़लियती फैसले को मुस्तरद करता है और वज़ीर आज़म को पाबंद करता है कि फैसले पर अमल ना किया जाए। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक ही वक्त पर आम इंतखाबात को मसाइल का हल समझता है। ऐवान दस्तूर के आर्टिकल 63A की गलत तशरी और इसे अदालत उज़्मा के फैसले के जरिए असर नौ तहरीर किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि फुल कोर्ट इस पर नजरसानी करे। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान ने 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के फैसले की तायीद की थी और उस फैसले पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी उमूर में बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट का मुतालबा किया, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया और ना ही एक के सिवा दीगर जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। पार्लियामेंट की करारदाद और 4 जजेस के फैसले को नजरअंदाज करके 3 रुकनी मखसूस बेंच ने अक़लियती राय मुसल्लत कर दी है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि ऐवान 184(3) के मुकदमात को फुल कोर्ट मीटिंग तक समाअत के लिए मुकर्रर ना करने की 3 रुकनी बेंच के फैसले की तायीद करता है और एक सर्कुलर के जरिए इस पर अमल दरामद रोकने को गहरी तशवीश की नज़र से देखता है। ऐवान उसी फैसले को उजलत में एक मुतनाज़ बेंच के सामने मुकर्रर करने और चंद मिनट में फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी और मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अब पूरी तरह वाज़ेह हो चुका है कि PDM हर हाल में इंतखाबात से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आइनी कानून लेकर आए और इन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से एक करारदाद मंजूर की। अब इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। इनका ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से खत्म हो सकता है। कल कौमी सलामती कमेटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन कहां खड़ा है। रेजोल्यूशनों से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो खत्म होते हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिससे आप सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को कारदम करार दे सकते हैं। अगर आपको फैसले से इख्तलाफ है तो उसका एक कानूनी तरीका ये है कि आप जाके नजरसानी की अपील नजरसानी फाइल कर देंगे तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है और जो जिधर खड़ा होगा उसको पता चल जाएगा। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि हुकूमत 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करे, मगर सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर के मुताबिक मखलूत हुकूमत का एक मजबूत हल्का सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए दबाव डाल रहा है जिन्होंने मंगल को इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने की हिदायत की थी। ताहम हुक्मरान जमातों खासतौर पर नून लीग के कानूनी माहिरीन इस तजवीज़ के खिलाफ है और ख़बरदार कर रहे हैं कि यह फायर उल्टा पड़ सकता है। नून लीग के एक सीनियर वकील ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि मैंने पहले ही अपनी पार्टी क़यादत को मशवरा दिया है कि इस तरह के इक़दाम पर गौर ना करें क्योंकि ये बुरी तरह से बैकफायर करेगा। हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। यहाँ तक कि एक फौजी आमिर यानी परवेज़ मुशर्रफ को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा जब उसने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी तजलील का सामना करना पड़ा जब इन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। वकील ने कहा कि ऐसा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट को मुत्तहिद कर देगा जो इस वक्त शदीद अंदरूनी तकसीम का सामना कर रही है। PTI और वकला बरादरी भी ऐसे रेफरेंसेस के खिलाफ सड़कों पर निकलकर वफाकी हुकूमत के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बनेगी। खबर के मुताबिक ज़राए ने बताया कि हुकूमती कानूनी टीम भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के ख्याल की मुखालफत कर रही है। एक सीनियर सरकारी एहलकार ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की किसी तजवीज़ को मंजूर नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सदर
डॉक्टर आरिफ अलवी, जो मुल्क के सदर मुंतखब होने से पहले पीटीआई के रहनुमा थे, वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऐसा कोई रेफरेंस नहीं भेजेंगे। जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर रेफरेंस को मनसूख करना पड़ा था, क्योंकि सदर ने उसे आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने से पहले अपना जहन इस्तेमाल नहीं किया था। नून लीग के एक सीनियर वकील ने कहा कि जब चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इकदाम कामयाब नहीं होगा। एक और वकील ने कहा कि अवाम में यह ख्याल जाएगा कि हुकूमती रेफरेंस जजिस के 4 अप्रैल के फैसले का रद्द अमल है और ये ऐसा तासुर है जो हुक्मरान इत्तेहाद के हक में नहीं जाएगा। इसके अलावा सियासी माहौल में अचानक कुछ अहम तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जल्द इंतखाबात के फैसले को अपनी फतह करार दे रही है, तो दूसरी तरफ इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक लचक का मुजाहरा भी कर रही है और अचानक कर रही है। कल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बयान दिया कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, बातचीत करे, इंतखाबात की तारीख आगे पीछे हो सकती है और अगर उसमें कोई कानूनी हुक्म मौजूद है तो हम असम्बली आकर आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया है और 40 दिन बाद पंजाब में इंतखाबात होने हैं जो तहरीक इंसाफ चाहती थी, मगर तहरीक इंसाफ अब अचानक इंतखाबात में ताखीर से मुताल्लिक ज़हनी तौर पर तैयार नजर आ रही है, इसका इजहार कर रही है और इस हवाले से संजीदा मुज़ाकरात से मुताल्लिक भी लचक का मुजाहरा कर रही है। पार्लियामेंट में आकर 2/3 अक्सरियत के साथ 90 दिन में इंतखाबात कराने की शिक में तरमीम के लिए भी तैयार है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तहरीक इंसाफ अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे हटती नजर आ रही है? इस पूरे मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि स्पीकरशिप के दौरान असद कैसर मुख्तलिफ मामलात पर हुकूमत की तरफ से ऐवान की कार्रवाई से मुताल्लिक इमरान खान की तरफ से कमिटमेंट देते थे और फिर वक्त आने पर इमरान खान की जिद का बहाना बनाकर मुआवजत कर लेते थे। इमरान खान के सियासी मौक़िफ़ की तब्दीली का रिकॉर्ड मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट और रिस्क है। ख्वाजा आसिफ ने सवाल किया कि कहीं असद कैसर की ऑफर के पीछे सितंबर की तब्दीलियाँ तो नहीं? अब्दुल लीग तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में अचानक तब्दीली को सितंबर की तब्दीलियों से जोड़ रही है। सितंबर में जो एक अहम तब्दीली हो रही है वो ये कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे। मगर क्या तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की तब्दीली सिर्फ इसी हद तक मौजूद है या फिर तहरीक इंसाफ का रियासती इदारों के साथ मुज़ाकरात का रास्ता भी खुल गया है और इसीलिए तहरीक इंसाफ लचक दिखा रही है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिलीफ फराहम किया जाए, जिसके बदले में तहरीक इंसाफ सूबाई इलेक्शन में ताख़ीर और तमाम इलेक्शन एक साथ कराने की हिमायत कर सकती है। सिर्फ असद कैसर नहीं बल्कि आज फवाद चौधरी ने मुज़ाकरात की बात की और कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अपोजिशन इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साथ बैठे और कौमी इलेक्शन की तारीख तय करें। हम तो कह रहे हैं हुकूमत को हमारे साथ बैठे, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इस्टेब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठे आपस में और हम लोग एक नेशनल इलेक्शन की डेट तय कर लें, मुल्क में नेशनल इलेक्शन हो जाए। लेकिन मसला तो ये वो इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते। झगड़ा ये है, झगड़ा सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। देखिए ये मुमकिन नहीं है, हम अपना ये हक तो कभी भी फोरगो नहीं करेंगे, हमें जितना अर्सा लड़ना पड़ेगा फिर हम लड़ेंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क का रोड मैप दे तो अक्टूबर तक इंतजार कर सकता हूं। आप मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान का इसमें इलेक्शंस डिले करने में कोई फायदा है? आपके पास कोई रोड मैप है? मैंने एस्टैब्लिशमेंट से भी कहा, मुझे ये बता दें आपके पास कोई मुल्क के लिए रोड मैप है कि जो मुल्क दलदल में फंसे जा रहा है, जो हम हर रोज नीचे गिरते जा रहे हैं, जो माशी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कोई आपके पास रास्ता इससे निकालने के लिए मुझे बता दें, मैं आपके साथ अक्टूबर तक ही इंतजार करूंगा इलेक्शन। एक तरफ तहरीक इंसाफ इंतखाबात पर अचानक लचक दिखा रही है तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक तहरीक इंसाफ के रवैये में यू टर्न नजर आ रहा है। इमरान खान पहले बयानियां बनाते रहे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत गिराकर पीडीएम की हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया, उनकी जमात के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर नहीं हो सकती हैं। पहले साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीद का निशाना बनाया, फिर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा कार्रवाइयों का जिम्मेदार ठहराया। मगर कल उन्होंने अचानक ये बयान दे दिया कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का टकराव हो जाए और ये तासुर दिया जाए कि जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उसके पीछे फौज है। इनको अपनी जात के लिए ये पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि आपस में हमारा कोई टकराव हो, किसी तरह ये तासुर दिया जाए कि जनाब फौज है पीछे इसके, जो कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो पूरी कार्रवाइयां हो रही हैं ये जान के किया जा रहा है। अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम किया जा रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी और उसके बीच में जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उसके बीच में नफरतें बढ़ती जाए। इमरान खान ये जिम्मेदारी भी हुकूमत पर डाल रहे हैं, हालांकि वो खुद बार बार कह चुके हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ के आने के बाद उनकी जमात के खिलाफ सख्तियों में इजाफा हुआ है और ये भी कह चुके हैं कि हुकूमत के मौजूदा इकदामात एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट एक फर्द का नाम है जो आर्मी चीफ है।
ये नहीं, टाइम मैगजीन में इमरान खान पर जो आर्टिकल लिखा गया, जिसे खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेयर करते रहे, उस आर्टिकल में इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि किसी एक आदमी ने भी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को नहीं डराया जितना वो अब डरी हुई है। वो परेशान है कि मुझे कैसे बाहर रखा जाए और अवाम परेशान है कि मुझे कैसे दोबारा लाया जाए। और अब इमरान खान कह रहे हैं कि असल में हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ को लड़ाना चाहती है। क्या मुज़ाकरात और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतालिक तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तब्दीली किसी बैकडोर मुज़ाकरात का नतीजा है या कोई और बात है? अगर हाँ, तो हुकूमत इस मामले पर कहाँ खड़ी है? इस हवाले से बात करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज पार्लियामेंट ने करारदाद भी मंजूर कर ली, मगर अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इमरान खान साहब की मंशा के मुताबिक। इलेक्शन 14 मई को उन्हें मिल रहे हैं, उसके बावजूद वो आपको ऑफर डायलॉग कर रहे हैं और असद कैसर साहब ये तक कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के जरिए पार्लियामेंट में आके हम तरमीम करने को तैयार हैं, 90 दिन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं, अगर आप लोग अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हों। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के आगे लाके खड़ा कर दें, मुज़ाकरात के जरिए मामला तय कीजिए। 90 दिन से अगर वो आगे जाने को तैयार हैं, आप कुछ पीछे आइए और बात आगे बढ़ाइए। जी, गुफ्तगू हो सकती है और आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि पार्लियामान से फ़रार होने के बावजूद PTI सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मौजूद है और सेनेट के रेगुलर सेशन होते हैं। अगर कभी भी तहरीक इंसाफ संजीदा होती मुज़ाकरात के मामले में और इन सारे इशूज़ पर गुफ्तगू के बारे में, तो सेनेट का हर इजलास ये मौका हमें पेश करता है कि हम ये बात कर सकें। लेकिन अभी तक जो आपके मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर पेशकश के बावजूद जो एक जगह है और वो पार्लियामान का एक ऐवान है, वहाँ से कभी हमें वो संजीदगी देखने में नहीं मिली। अगर वो संजीदगी नज़र आती है तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है। मगर अब उनकी तरफ से ऑफर आ गई, अब आप संजीदगी दिखाइए, आप कहिए कि जी ठीक है, हम अक्टूबर से थोड़ा पीछे आ सकते हैं, मई से अगर आप आगे जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो आइए करते हैं कानून साजी पर बात, करते हैं आइन में कुछ गुंजाइश निकालने की बात, क्योंकि आप दोनों मिलकर ही वो तरमीम कर सकते हैं। करारदादों से तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेटिस्फाई नहीं कर सकते आप। जी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर हमारे वाज़े आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, क्योंकि 4 जजेस ने उसको रिजेक्ट किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला इशू किया, वो उस पर हम भी गौर कर रहे हैं कि हमें उसका कानूनी किस तरह उसमें अपनी चाराजोई करनी है। लेकिन पार्लियामान ने वाज़े तौर पे 2 दफ़ा उस पर अपनी राय दे दी है। पार्लियामान के कहा जाता है कि जी उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन पार्लियामान की जो करारदाद है वो हुकूमत को एक ताकत देती है अगर वो कोई एक्शन लेना चाहे। हमारी अभी भी ये ख्वाहिश है और इससे कता नज़र के इंडिविजुअल जजेस के ऊपर हमारे क्या सोच है या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक कदम उठाएं, फुल कोर्ट बनाएं और ये 3-4 और 3-2 की बहस को भी निपटाएं और आगे बढ़ने का रास्ता भी निपटाएं। हम ये तो नहीं कह रहे कि हमारे हक में फैसला करें, हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इज्तिमाई दानिश इस मामले को हल करे ताकि ये जो बदमज़गी है, ये तनाव है, ये दूर हो और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला जो है उसको हर कोई खुश दिली से तस्लीम करेगा। ज़रा यहाँ सवाल ये नहीं है कि आपका एतराज़ गलत है या आपका एहतजाज गलत है, ज़ाहिर सीनियर वकला भी सारे के सारे मामले पर सवाल उठा रहे हैं, मगर मसला यह है कि आपका एहतजाज का हक और आपका एतराज़ का हक आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने का हक नहीं देता। वरना तो आइंदा कोई भी हुकूमत आएगी, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे कहेगी कि हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट से करारदाद लाएगी और कहेगी जी काबीना नहीं कर रही है। आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है इसकी कि एक पार्लियामेंट की करारदाद से काबीना ये फैसला कर ले कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। जी देखिए, लेकिन अब मुल्क के 76 सालों के बाद जो शफाफियत की रोशनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसको लेकर जाना होगा। ये तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट 63 के ऊपर एक ऐसा इंदोनाक फैसला दे जिससे 12 करोड़ पंजाब के रहने वालों की ज़िंदगियां बदल जाएं और इफ़ेक्ट हो जाएं और वहाँ तनाव पैदा हो जाए और हम ये कहें जी गलती हो गई, ये तो सुप्रीम कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट की गलती हो गई और नवाज शरीफ को तायात नाअहल कर दिया गया। हमने मान लिए वो फैसले, तस्लीम कर लिए, लेकिन उनके नताइज बड़े भयानक हैं। अभी भी ये जो हम कहते हैं कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ऊपर, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को उस ऐवान का और पार्लियामान का जो जिस आइन का हमें बार बार हवाला दिया जा रहा है उसका इब्तदाइया ये कहता है कि अल्लाह ताला के बाद इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। तो इसको, इस इशू को रिजॉल्व करना
शफाफ तरीके से इसका हल यही है कि फुल कोर्ट बने, ताकि हम सब उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी है वो रिस्टोर हो और हम सब आगे बढ़ सकें। मगर नहीं मानी ना बात सुप्रीम कोर्ट ने, और नहीं मानती नजर आती है बात, ना ही अपने जो दूसरे जजेस थे, साथी जजेस थे, उनकी बात भी नहीं मानी। आपने देख लिया कि आगे क्या हुआ, 9 से 3 रुकनी हो गया, 3-0 का फैसला आ गया, फिर 6 का अचानक बेंच बना, उसने 4 मिनट में फाइज साहब का जो फैसला था उसको भी सेट असाइड कर दिया। तो आपके लिए मैसेजिंग क्लियर है। तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है कि आप या तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे या फिर तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर तरमीम करेंगे। आप वो हुकूमत बनना चाहेंगे जिन पर ये इल्जाम लगे तारीख में कि उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी और अदालत का अहकामात नहीं माने थे, और उनके पास मौका था कि एक सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करके मामले को एड्रेस कर लेते, नहीं किया। देखिए यहाँ फिर शाहजेब साहब एक बड़ा गंभीर आईनी सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो आइन में दर्ज 90 दिन की या कहीं 60 दिन लिखा हुआ है, या तो वो मुकद्दस है या वो नहीं है। अगर वो मुकद्दस है तो फिर किसी भी जमात के किसी भी और जमात से मुज़ाकरात उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो मुकद्दस है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी हक हासिल नहीं है कि वो उसको 35 दिन आगे ले जाए। इशू ये है कि क्या वो सैक्रोसेंट है या नहीं है। अगर वो सैक्रोसेंट नहीं है, जो कि इलेक्शंस एक्ट 2017 की क्लॉज 69 भी ये कहती है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये फील करे कि देयर आर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, तो वो तारीख को आगे ले जा सकते हैं। यहां आइन में भी लिखा है कि जी अगर कोई अमल जो है 254 के तहत कि आइन में दिया गया कि अमल अगर उस मुद्दत में नहीं होता तो सिर्फ इस वजह से कि वो उस मुद्दत में नहीं हुआ उसे गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। हमारा जो मतबा नज़र है वो ये है कि 2018 के इंतखाबात से पहले और उसके बाद जिस किस्म की भयानक मुदाखलत, सियासी इंजीनियरिंग, तोड़ मोड़ हुई पाकिस्तान की सियासत और हाकमियत में, 2023 के इंतखाबात ने उसको उस गंद को साफ करना है, और उसका यही तरीका है कि चारों सूबों में बैक वक्त और वफाक में साफ, शफाफ और गैर आइनी मुदाखलत से पाक इंतखाबात हो। अगर हमारी ये मंशा होती कि हमने इंतखाबात को किसी भी तरह जो है ख़राब करना है, तो आप देखते कि जो हमने ज़िमनी इंतखाबात करवाए हैं उनमें हम डस्का कर देते, हम भी प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा कर लेते, हम भी ख़वातीन वोटरों को हरासा करते और गोलियाँ चलाते। लेकिन PDM की हुकूमत के दौरान जो इंतखाबात हुए हैं अल्लाह ताला के करम से बड़े साफ और शफाफ हुए हैं, पुरअमन हुए हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि 2023 के इंतखाबात दुरुस्त हों। तो लिहाजा ये कहना कि जी मुज़ाकरात के जरिए डेट आगे हो सकती है, ये तो मुमकिन नहीं है। या तो आइन की फिर वो 90 दिन जो है वो पत्थर पर लिखा हुआ है या फिर वो नहीं लिखा हुआ। मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको 35 दिन आगे ले जा सकता है तो वो पत्थर पर नहीं लिखा हुआ। ये बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 90 दिन से बियॉन्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया है इस मामले का सूमोटो लेकर, ये बात दुरुस्त है आपकी, मगर मुज़ाकरात के जरिए नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तैयार हैं कि हम आईनी तरमीम कर देंगे। तो आइन ही में अगर तरमीम हो जाएगी और एक रास्ता निकल आएगा 90 दिन से बियॉन्ड जाने का और सूबाई और मरकजी इंतखाबात एक साथ होने का, जो कि आपका बुनियादी एतराज़ है, तो इसमें हर्ज क्या है फिर तहरीक इंसाफ के साथ बैठने में या वज़ीर आज़म का ये कहने में कि जी आइए बैठ जाइए? जी इसमें कोई हर्ज नहीं है। गुफ्तगू हमेशा सियासत में होनी चाहिए, और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो एजिटेशन का, बदअमनी का, अनारकी और फसाद का रास्ता छोड़कर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो PDM में तमाम जो जमातें शामिल हैं वो जमहूर पसंद जमातें शामिल हैं। तो अगर वो इस पर संजीदा है और आप प्रोग्रामों के ज़रिए नहीं, मेरी इस्तदा होगी, अगर वो बाकायदा तौर पर अपना कोई डेलीगेशन भिजवाना चाहते हैं तो वो सेनेट के अगले इजलास में अभी जॉइंट सेशन होने लगा है गालिबन सोमवार के रोज़, अगर उस दिन भी वो आएँ और आकर तहजीब से बात करें तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन पिछला जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें भी तमाम फसाद और एनार्की PTI के सेनेटर्स ने फैलाई थी, उन्होंने नारेबाजी की थी, उन्होंने हुल्लड़बाजी की थी, उन्होंने आवाज़ें कसे थे हमारी जमातों के ऊपर। तो अगर तो वो एक रूल्स ऑफ द गेम में रहते हुए, मुझे बड़ी खुशी है कि अगर स्पीकर असद कैसर ने ये बात की है, इमरान खान ने भी बात की है, तो उनका जो अमल है अगर वो उनकी गुफ्तगू के मुताबिक होगा तो बात डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। आम बात है। बहुत शुक्रिया। खुर्रम सगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि अगले सेनेट के इजलास में अपना डेलीगेशन भेज दें, बात आगे बढ़ जाएगी। हुआ क्या है अचानक कि तहरीक इंसाफ ने इतनी लचक दिखाई है, इमरान खान साहब ने जो फौज पर तनकीद थी उस पर यू टर्न ले लिया है, अंदर की कहानी क्या है, हामिद मीर साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। ये अचानक हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दी, मगर अब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं कि इंतखाबात आगे बढ़ जाए। इमरान खान कह रहे हैं कि असल में तो PDM है जो हमें फौज से लड़ाना चाहती है। क्या मामला हो रहे हैं? हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये अचानक क्या हुआ है
क्या कुछ पकड़ा है जिसका पता नहीं चल रहा है क्या पकड़ा है? इतना सॉफ्ट मौकफ हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अचानक कि उन्होंने ही कहा था कि हमें इलेक्शन हर हाल में चाहिए, उन्होंने असेंबलियां तहलील की, अब कह रहे हैं कि जी आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत आगे बढ़े, क्या हो रहा है? हाँ, आप सही पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ पक तो रहा था, पक नहीं रहा है, पक रहा था, वो पक के तैयार हो चुका है और शायद उसको कल हंडिया से निकाल कर प्लेटों में सजा के पेश कर दिया जाएगा। तो जो पकना था वो पक चुका। देखें, अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तहरीक इंसाफ अब अगर मुज़ाकरात की बात कर रही है तो इसलिए कर रही है कि उसको भी ये समझ आ गई है कि जो PDM की हुकूमत है और जो उसके इत्तेहादी हैं वो किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। और अब तो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी काबीना नहीं बल्कि पूरी की पूरी कौमी असम्बली जो है वो खुल के सामने आ गई है। तो उनको भी एहसास है कि 1 साल पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोल रही थी वही कुछ 1 साल के बाद PDM की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोल रही है। मिसाल के तौर पे 1 साल पहले शीरी मज़ारी साहबा ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया ये जुडिशल कू है। आज वही कुछ जो कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की खालिद मक्सी साहब ने, तकरीबन वही कुछ है, उसमें भी जुडिशल कू वाली बात ही है। तो कोई फ़र्क नहीं है और उनको पता है कि तहरीक इंसाफ को पता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 अप्रैल को जब सुप्रीम कोर्ट को जाकर बताएगा कि जी हमें 21 अरब रुपया ट्रांसफ़र नहीं किया है वजारत ख़जाना ने, तो उसके बाद वो जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके तहत वो कह देंगे जनाब कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हमने इलेक्शन नहीं करवाना। तो उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाएगी वो तौहीन अदालत? तो इसलिए तहरीक इंसाफ की क़यादत को रास्ता निकालना चाह रही है कि किसी तरीके से 14 मई को इलेक्शन हो जाए। लेकिन क्योंकि सियासी कशीदगी जो है वो इस हद तक पहुँच गई है कि अब कोई अपनी अना का बुत जो है उसको गिराने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी आइन का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का इशारा दे रही है तो हुकूमत उससे मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत ने तो क्लियर कर दिया है आज कि बात होगी तो सिर्फ फुल कोर्ट पे होगी। और मेरी ज़ाती राय ये है कि अब अगर फुल कोर्ट बन भी जाए तो फुल कोर्ट भी ये मसला हल नहीं कर सकती। और अभी भी अगर तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आई कि अब तो अली मीन गंडापुर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया आज शाम को, तो अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से 1 दिन पहले अली मीन गंडापुर गिरफ़्तार हो गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो कुछ पक रहा था वो पक के तैयार हो चुका है और कल सबके सामने पेश कर दिया जाएगा। सब मगर फिर ये अचानक इमरान खान साहब के मौक़िफ़ में तब्दीली कैसी? एक बहुत बड़ा यू टर्न है। उन्होंने खुद ने ये मौक़िफ़ बनाया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो इस सब के पीछे हैं, जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके बगैर ये हो नहीं सकता। उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। टाइम के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो इस वक्त परेशान है इस्टेब्लिशमेंट, वो एक आदमी ने कभी इतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं किया। इसके अलावा वो सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करने लगे। फिर अचानक आज कह दिया कि नहीं जी हमारी जो लड़ाई कराना चाहती है फ़ौज से वो PDM है। खुद ही उन्होंने तनकीद की, खुद ही यूटर्न लेकर PDM के ऊपर डाल दिया। क्या कोई दरमियान में कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ? ऐसी कोई बात है? क्यों इतना बड़ा यूटर्न लिया इमरान खान साहब ने? देखिए, ये शाहजेब भाई अगर आप बुरा ना बनाएं तो ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं ये बड़ी ज़्यादती है। इसलिए कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है। ख़ुद आप कितनी दफ़ा इमरान खान साहब के यू टर्न और उनके पुराने क्लिप्स जो है वो चलाते रहे हैं। ख़ुद आप कौम को बताते रहे हैं कि इमरान खान साहब हमेशा अपने मौक़िफ़ की खुद नफ़ी कर देते हैं। तो आपको तो अच्छी तरह पता है कि ये इमरान खान साहब की एक पुरानी आदत है, उनकी एक रवायत है कि वो एक बात कहते हैं और फिर उसको डिनाई कर देते हैं। वो बाजवा साहब को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफ़र करते हैं, फिर वो उसको डिनाई कर देते हैं। तो यही कुछ वो मौजूदा आर्मी चीफ़ के बारे में भी कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने मौजूदा फ़ौजी क़यादत के साथ बातचीत के चैनल खोलने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़ोर लगाया। राइट से, लेफ़्ट से, नॉर्थ से, ईस्ट से, हर तरफ से पैगंबर जो हैं भेजे, मैसेंजर भेजे, लेकिन उनका ये ख्याल है कि आप हमें सियासत से दूर रहने दें। जब वो इनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं होते
तो फिर ये उनको प्रेशराइज करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कोई ऐसा एक इंटरव्यू देते हैं, ऐसी बात करते हैं कि शायद वो प्रेशराइज हो जाएं, तो लेकिन वो नहीं हो रहे। और ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हालात किधर जा रहे हैं। और जहाँ तक इमरान खान साहब का ये कहना कि जी जो कुछ भी है पाकिस्तान में वो आर्मी चीफ करता है और आर्मी चीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है, तो ये बात भी वो पहले कई दफ़ा कह चुके हैं। उनकी किताब पढ़े ना जो 2016 में शाया हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही बातें लिखी हुई हैं और आज 2023 में भी वो यही बातें करते हैं। दरमियान में एक पीरियड आया था जब जनरल बाजवा साहब एक बहुत बड़े डेमोक्रेट जनरल बन गए थे उनके लिए, बाद में फिर उन्होंने कहा कि सबसे बड़े फसाद की जड़ ये है। तो अगर बाजवा साहब के बारे में उन्होंने यू टर्न मारे हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को तब्दील किया है, तो मौजूदा आर्मी चीफ के बारे में भी वो ऐसा बार बार करते रहे हैं, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। वैसा मगर फिर इसमें अगर ये जो किया है उन्होंने, ये वाला जो यू टर्न है, क्या इसके पीछे कुछ ना कोई पैगाम है कि जी आप अपना मौक़िफ़ नरम कीजिए, एक साथ इंतखाबात हो जाएं, आपके खिलाफ कार्रवाइयों में नरमी आ सकती है, इस किस्म का कोई पैगाम नहीं है? ये खुद ही खान साहब ने कर लिया है, कुछ कोई चीज़ देखते हुए कर लिया है कि कोई और ज़्यादा सख्तियाँ आ सकती हैं, ये देखते हुए कर लिया है अपना मौक़िफ़ नरम? देखें, इमरान खान साहब को साफ नज़र आ रहा है कि उनके, देखें ना, तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जो PDM की हुकूमत है इसके कुछ हैंडलर्स हैं, लेकिन PDM की हुकूमत जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी कुछ हैंडलर्स का जिक्र करे। सिर्फ मरीम नवाज साहबा हैंडलर्स का जिक्र करती हैं, बाकी शहबाज शरीफ साहब तो जिक्र नहीं करते, ना ही कोई और करता है। हैंडलर्स तो दोनों तरफ है ना। तो इमरान खान साहब को उनके हैंडलर्स जो हैं वो ये बताते हैं कि अब आप ये स्टेटमेंट दें, अब आप ये स्टेटमेंट दें, आपकी स्टेटमेंट के फैज़ से ये नताइज निकल सकते हैं। लेकिन वो जो हैंडलर्स हैं उनकी स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हो रही। वो जनरल आसिम मुनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल हो नहीं रहे। तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई किसी ने इनसे मुज़ाकरात पे आमादगी ज़ाहिर की है। हाँ, इन्होंने कोशिश ज़रूर की, लेकिन वो भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आपको और मुझे जो ज़्यादा परेशानी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हुकूमत की और इमरान खान की इस लड़ाई में ये जो पाकिस्तान का आइन है ये पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बन गया है, और इसका नुकसान सिर्फ हुकूमत को नहीं, सिर्फ इमरान खान को नहीं, बल्कि दोनों अतराफ़ के हैंडलर्स को, आपको और मुझे, हम सब को होगा। बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हुकूमत की सारी उम्मीदें इस बात पर हैं कि उन्होंने एक पोजीशन ले ली है, पार्लियामेंट से एक करारदाद मंजूर करा ली है, मगर इसका कोई फ़ायदा उन्हें हो सकता है। आबिद मीर साहब कह रहे हैं कल सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, कल एक यहाँ इजलास भी होने जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, मगर क्या पार्लियामेंट की करारदाद से हुकूमत को फ़ायदा हो सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं जैसे रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। शाइख उस्मानी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शाइख उस्मानी साहब, आज करारदाद पास हो गई क्योंकि पहले 2 जजेस कह चुके थे कि फैसला 4-3 का है, अब पार्लियामेंट कह रही है कि जी 4-3 का फैसला है, हुकूमत वही माने, 3 जजेस का फैसला ना माने। क्या करारदाद के जरिए अदालती फैसले पर अमल दरामद ना करके बच सकती है हुकूमत, या ये कोई रास्ता नहीं है? देखिए, कोई जजमेंट जो होती है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, उसमें जब एक ही रेमेडी होती है, अगर आप उससे एग्री नहीं होते, वो ये होती है कि आप उसमें रिव्यू के लिए चले जाएं। और जो पॉइंट इन्होंने रेज किया है 4-3 का बजाय 3-2 का, इसमें उनके लिए अच्छा ये पॉइंट है, क्योंकि वो रिव्यू उसी वक्त होती है जबकि आप कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो कि सामने मौजूद है और जिसको मिस कर दिया गया है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट पे अच्छा खासा रिव्यू हो सकता है, लेकिन रिव्यू करने के बजाय इन लोगों ने असेंबली में जाके एक रेजोल्यूशन पास कर दी जिसका कोई मायने नहीं, बेमायने चीज़ है वो रेजोल्यूशन जो है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आई इनकी स्ट्रैटेजी PDM की। यानी अदालती फैसले पर असेंबली की करारदाद की कोई अहमियत नहीं है, हुकूमत अब भी अदालती फैसले पर अमल दरामद करने की पाबंद है, वरना तौहीन अदालत लगेगी। पॉइंट है कि उनको उस पर अमल करना पड़ेगा, उस जजमेंट के ऊपर। अगर वो अमल नहीं करेंगे जजमेंट पे, उस सूरत में फिर कंटेम्प्ट की बात आएगी। तो पहला इम्तिहान 10 तारीख को है, 10 अप्रैल को पैसे रिलीज करने नहीं करते तो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस के बाद क्या अकेला वजीर आज़म तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा या पूरी काबीना के ऊपर जिम्मेदारी आएगी? देखिए, ये तो कंटेम्प्ट अगर लगेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर पे लगेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द कैबिनेट है, तो उस पे लगेगी। जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट वाले केस की बात कर रहे हैं आप,
उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो फैसला करेगी हुकूमत, कोई भी फैसला करेगी किसी इशू के ऊपर, उसमें जॉइंट फैसला होना चाहिए कैबिनेट के साथ मिलके। वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन हुकूमत को दी गई है और हुकूमत का हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अगर कंटेम्प्ट की कोई प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ होंगी, अगर उन्होंने जो डायरेक्ट उनको ऑर्डर दिया है उसको ओबे नहीं किया। यानी अगर उन्होंने कहा कि आपने पैसे देने हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए या इनकार कर दिया, तो उस सूरत में इनको इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लग सकती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। बहुत शुक्रिया शेख इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। यानी हुकूमत के पास रिव्यू का तो ऑप्शन है, फैसला ना मानने का ऑप्शन नहीं है किसी भी असेंबली की करारदाद के तहत। हम वीडियो शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। मुल्की मईशत के हवाले से आने वाले चंद दिन अहम है। सऊदी अरब ने IMF को पाकिस्तान को $2 अरब कर्ज देने की यकीन दहानी करवा दी है, जिसको IMF ने मान भी लिया है, जबकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की भी कर्ज बहाली के लिए शर्त मान ली है, जिसके बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से भी $45 करोड़ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान को अब मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की यकीन दहानी का इंतजार है, क्योंकि IMF की शर्त है कि पाकिस्तान रवा साल की बैरूनी फाइनेंसिंग के लिए दरकार $6 अरब में से $3 अरब की यकीन दहानी करवाए। फिर IMF अपना प्रोग्राम बहाल करते हुए $1.1 अरब की आखिरी किस्त जारी कर देगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा कौस पाशा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे में UAE की मदद अहम किरदार अदा करेगी। Apparently IMF को सऊदी अरेबिया ने कमिट किया है और IMF ने उसको हमें इंडिकेट किया है कि उनकी तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और उनकी तरफ से इंडिकेशन हुई है कि वो कमिटमेंट है उनका देने का। तो वो मामला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ेगा। SLA की तरफ हम उसी वक्त बढ़ पाएंगे उस तरीके से जब UAE से भी हमारी बात आगे बढ़ेगी। हम मुख्तलिफ ममालिक से इन टच हैं, चाहे वो चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, बाकी ममालिक में, पाकिस्तान में चाहे FDI आना हो या हमें अपने एक्सटर्नल फंडिंग की अरेंजमेंट करनी है, हम कोई ऑप्शन छोड़ तो नहीं रहे, हम हर ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। सऊदी अरब से $2 अरब की यकीन दहानी मिल गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात से बातचीत चल रही है, जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने बुध को वर्ल्ड बैंक की जानिब से टैक्स रिफॉर्म्स की शर्त को बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके बाद अब वज़ीर ख़जाना इसाक डार वर्ल्ड बैंक के सदर से कर्ज की मंजूरी के लिए वर्ल्ड बैंक की बोर्ड मीटिंग के लिए तारीख देने की दरख्वास्त करेंगे। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मुलाकात की और दरख्वास्त की है, लेकिन अभी तक ये मीटिंग नहीं तय हो सकी है। दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम बहाली में अपना असर रसूख इस्तेमाल करने के लिए वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने आज एक बार फिर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। इस हवाले से ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने IMF मुआहदे के लिए अमरीकी सफ़ीर से बात की और इस मुलाकात में दरख्वास्त की कि अमरीका IMF से मुआहदा करने के लिए किरदार अदा करे। हुकूमती ज़राए का दावा है कि इस मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने IMF मुआहदा और ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। IMF के प्रोग्राम की बहाली नागुज़ीर है। आज जारी होने वाले आज़ाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते तक स्टेट बैंक के ज़खायर $3.6 करोड़ की कमी के साथ $4.2 अरब रहे हैं। IMF प्रोग्राम की मुमकिना बहाली के पेश नज़र आज रुपये की कदर में बेहतरी नजर आई। मुसलसल गिरने के बाद आज डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में ₹3.43 का इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर आज ₹284.42 पर बंद हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी 633 पॉइंट्स की तेजी देखी गई है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना साहब मौजूद हैं। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है सऊदी अरब की बात IMF कंफर्म कर रही है, आपकी स्टोरी वर्ल्ड बैंक का बता रही है कि अब समझा जाए कि वाकई स्टाफ लेवल मुआहदे के हम करीब पहुंच गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये एक आप इसको पहला मुस्बत कदम कह सकते हैं, लेकिन ये अभी फासला बहुत आगे बाकी है। इनकी जो इनिशियल डिमांड थी IMF की कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान को $4 अरब की जो है ना वो लोन्स का अरेंजमेंट करे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि $3 अरब बायलैटरल कर लें और $1 अरब आप कमर्शियल कर लें। हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि हम विदाउट दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमें कमर्शियल बैंक्स कर्जा नहीं देंगी, तो आप 2+ उसको अब 3 जो आपने करना है वो 3 आप बायलैटरल पे ही एग्री कर लें, बट उसके ऊपर इनका ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं था। प्रॉबेबली जो IMF की तरफ से लास्ट डिमांड आई थी उसके बाद इनकी उस तरीके से एक्टिव बातचीत नहीं हुई, वो ये थी कि $2 अरब सऊदी अरब का और प्लस $1 बिलियन जो है फॉरेन कमर्शियल बैंक का कोई आप लोन अरेंज कर ले, $3 अरब ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से पहले हो जाए
और जो बाकी 3 अरब डॉलर है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद अरेंज हो जाए। अभी ये जो सऊदी अरब की एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको आज मार्केट ने भी बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है, इससे आपका कुछ मसला हल हुआ है। ये एक आपने एक उसका नोट किया कि लोग एक पॉजिटिव स्टोरी का वेट कर रहे हैं, मार्केट्स एक वेट कर रही थी, उसका उन्होंने रिस्पॉन्ड भी उस चीज़ को किया। बट यहाँ पे कहानी आपकी जो है वो मुकम्मल नहीं होती, अभी भी आपको एटलीस्ट $1 बिलियन मोर चाहिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक पहुँचने के लिए। हैविंग सेड दैट, ये जो $6 अरब की कंडीशन थी, ये थी जब तक जो पेट्रोल के ऊपर फ्यूल सब्सिडी IMF पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं की थी, ये तब तक की कहानी थी। जब ये फ्यूल सब्सिडी अनाउंस हुई है, इसका एक बहुत बुरी तरीके से एक रिएक्शन आया IMF की तरफ से। वहाँ पे वाशिंगटन में पैगाम ये गया कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदा नहीं है, बावजूद इसके कि फिस्कल कंस्ट्रेंट्स हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान कितने नाजुक एक वो इकोनॉमिक वो एक पीरियड से गुजरा है, तो ये फिर इस किस्म के पॉलिटिकल इकदाम करें। तो उसकी वजह से इनका जो एक इनकी टॉक्स थी उसमें भी इनका एक डेडलॉक आया था। तो अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो एक तो आपने फाइनेंसिंग वाली बात कर दी, उसके साथ इनको ये जो फ्यूल सब्सिडी है इसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसको ये कोई भी नाम दे, IMF अपनी स्टेटमेंट में ये बात वाज़ेह कर चुका है कि जो भी सब्सिडी होनी चाहिए वो टारगेटेड और थ्रू बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो है उसके जरिए होनी चाहिए। इस तरह की अनटारगेटेड लूज सब्सिडी IMF कभी भी फेवर नहीं करेगा। तो क्या हुकूमत समझ रही है लोन कि इसको किया जाए, रोल बैक करने के लिए तैयार हुई है? वजारत खजाना अगर नहीं है तैयार, मगर वजीर आजम का है इसरार, तो वो मान गए हैं कि जी अब इसको रोल बैक किया जाए। IMF नहीं मान रहा क्रॉस सब्सिडी को। देखिए, ये जो पेट्रोल वाली सब्सिडी है ये कभी भी वजारत ख़जाना का आइडिया था ही नहीं। ये पेट्रोलियम डिवीज़न और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरमियान था और इसके ऊपर अच्छी खासी इरिटेशन एक वजारत ख़जाना के अंदर भी पाई जाती है कि इस किस्म के जो प्रपोजल्स और इस स्टेज के ऊपर जब पहले ही हमारे इतने बुरे हालात हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, IMF के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है, तो उसके ऊपर इनकी पोजीशन जो वजारत ख़जाना की डिफरेंट है और वो इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने इंटरनल इसको काफ़ी अपोज किया है। अब ये फैसला जो है वो वज़ीर आज़म ने करना है कि क्या वाकई वो अपनी जो है वो सियासत को ही आगे लेके चलेंगे और जो मैशत है और जो IMF का प्रोग्राम है उसको नुकसान वो उसकी वजह से पहुंचेगा, या फिर इनको इस तरह के जो पॉलिटिकल जो उनके जो इन्होंने स्टेप्स ले रहे हैं उसको उनको रोल बैक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। शहबाज राना इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आज में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।